वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से और कोशिश कर रहे थे कि मामलात आप तक पहुंचाए जाएं सहल अंदाज में ताकि आप मामलात को समझ सकें। ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी लंबी तमहीद बांधी और ये समझाने की कोशिश की कि ये मामलात आप सबके लिए समझना ज़रूरी है। खुदा का शुक्र है जिस तरह का फ़ीडबैक मौसूल होता है, लोग अपनी आरा हमें भेजते हैं, वही मामलात समझना चाहते भी हैं और समझ भी रहे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सियासी मामलात और दीगर मामलात के ऊपर तो गुफ्तगू हमारी रहती ही है, लेकिन ये जो माशी मामलात हैं इनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसी मुनासबत से इस सेगमेंट में भी आज गुफ्तगू करेंगे। एक और मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तारुफ तो अपने मेहमानों को अगर कराना शुरू करें तो प्रोग्राम शायद आधा इससे ज़्यादा इसमें निकल जाएगा, लेकिन हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। और सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं मियाँ जाहिद हुसैन, सितारा इम्तियाज़ और इसके अलावा PhD भी हैं माशाल्लाह, और फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी हिस्सा रहे। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं और मौशी तज्ज़ियाकार हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। मईशत के ऊपर ख़ास तौर पर बड़ी खुलकर बात करते हैं और बड़े साफ़ अंदाज में करते हैं। मियाँ साहब को खुशामदीद होगा। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा हमारे दोस्त एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और बड़े आसान और सरल अंदाज में मौशी मामला जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। आप उनको हमारे साथ देखते हैं, पसंद भी करते हैं। आज एक दफ़ा फिर नौमान तबानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नौमान, थैंक यू सो वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मिस्टर फरमाइए, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ कुछ देर पहले ये डिस्कस हो रहा था कि अब शायद लोगों को समझ में आ गया है कि अगर आपको मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाना है तो आपको बतदरीज अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये जो सिलसिला आपका कर्ज़ लेने का, कर्ज़ों की अदायगी का, इंटरेस्ट पेमेंट का, ये सारे मामलात में आपका सिस्टम इसी तरह चलेगा। तो सवाल फिर वही है, आपकी खिदमत में भी वही सवाल रख रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ में इसके ऊपर बात हो जाए, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने यहाँ ख्यालात के इज़हार के लिए मौका दिया। जी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जी, देखें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ठीक है, आजकल की दुनिया में कोई चीज़ छुपी हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क की जो बैरोमीटर है जी, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ को जांचने का। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से उस मुल्क में खुशहाली कितनी है, जी, लोगों का पर कैपिटा इनकम कितनी है, बिल्कुल। और वहाँ पे उनको रिफॉर्म्स कितने हैं, कितनी फैसिलिटेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपोर्ट रिलेटेड ही होती हैं। इसलिए कि ऐसा ही है, एक्सपोर्ट मीन्स आपकी इनकम कितनी है, ऐसा ही ठीक है ना। अच्छा, अब वो जो फॉरेन प्रोसीड्स आपके पास आती हैं वो है। जी, या एक्सपोर्ट्स के ज़रिए आती हैं या फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए बिल्कुल आती ठीक हैं। है। अब पाकिस्तान जो है चूँकि गुज़श्ता काफ़ी दहाइयों से इसमें वार अगेंस्ट टेरर में इन्वॉल्व था, और उसमें ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ हालात लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे नहीं थे, बिल्कुल। तो उस वजह से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स के मामलात खासे दगरगूं थे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। जी, इसके साथ साथ फिर बिजली की शॉर्टेज हो गई, गैस की शॉर्टेज हो गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जी, सारे मामलात चल रहे थे। बिल्कुल ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन ये है गुज़श्ता 3-4 सालों से जी, कि आपके पास बिजली की शॉर्टेज तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हवाले से देखें तो ख़त्म हो गई है। शॉर्टफॉल स्क्वीज़ हो गया, बिल्कुल। हाँ, इसी तरीके से गैस की शॉर्टेज भी इंस्टॉलेशन के हवाले से देखें तो नहीं मैनेजमेंट के होनी इश्यूज़ हैं चाहिए, सर, वो या तो सबको पता अब है। मैनेजमेंट के इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी, ना। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई 200 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, 200 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेस में ज़ाया भी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी हमारे यहाँ बिजली के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा ठीक है। अच्छा, अब वो भी हम गुज़श्ता 8-10 सालों से गवर्नमेंट से परसू कर रहे थे कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जी, आप बिजली और गैस की कीमतें कम करें, कॉम्पिटिटिव करें, ताकि वो दूसरे मुल्कों नेक्स्ट से लेवल उन्होंने तक जा कॉम्पीट सकें, करना है बिल्कुल। तो उससे कम्पीट कर सकें। तो वो गवर्नमेंट ने कुछ उस मामले में इकदाम उठाए और कुछ इनकी जो कीमतें थी उसको कम किया या फ्रीज किया एक सतह जी, पे। जी, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बेहतर हुई। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इन्हीं मामलात की वजह से बेहतर हुई कि आपने कुछ फास्ट ट्रैक पे चीज़ों को करना शुरू कर दिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, कुछ बिजली गैस आ गई, कुछ इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। राइट, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। फिर हमारे रुपये को डिवैल्यू किया गया ताकि वो हमारी जो प्राइस है वो रुपया एक सही लेवल पे आए। यस, तो अब इन सारी इकदामात की वजह से और बिजनेस कम्युनिटी की कदरे बेहतर सुनवाई होने की वजह से राइट,
अब आप इस सिचुएशन में आए हैं कि आपकी दिसंबर में एक्सपोर्ट्स कोई 18% बढ़ी हैं, ओवरऑल अगर इस फिस्कल ईयर में देखें कुछ 6-7% के करीब बढ़ी हैं, तो अब एक्सपोर्ट्स में बतदरीज थोड़ा थोड़ा करके इजाफा होना शुरू हुआ है। ठीक ये तो एक उसका आसान सा जवाब था। अब थोड़ी सी बात यह है कि अब इजाफा तो होना शुरू हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मोमबत्ती जलती है तो साथ हवाएं भी, जो एक पेडिस्टल फैन भी लगा दिया ऐसे ही जाता है। ऐसे ही तो बात क्या है कि वो अभी 1 रुपये 95 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा आपने जी देखा। बिल्कुल अच्छा, गैस की आपने देखा कि जी गैस शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए थी, मगर हमारे कुछ एस्टिमेट्स गलत हो गए। हमें पता नहीं चला कि इस साल सर्दी कितनी पड़ेगी, एग्जैक्टली सर्दी में कितना प्रोलॉन्ग पीरियड होगा, बिल्कुल ठीक है। हमें उस गैस की कितनी असेसमेंट रिक्वायरमेंट सही नहीं है होगी, इसका मतलब तो हमारी, वो ठीक हमने है। गैस नहीं मंगाई। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हम हरकतें हमारी होती हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, जी तो वो जो काम हमने किए तो उसकी वजह से गैस की शॉर्टेज हुई, उसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी खासी उसकी पैदावार कम हुई, उसी की वजह से फिर अब बिजली की कीमतें हम बढ़ाने पे मजबूर हो रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल फिनोमेना है उसमें, जी जी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, कुछ हमारा अपना फिनोमेना भी है, जी क्योंकि उसमें बात यह है कि हम जो बिजली चोरी, गैस चोरी जिस तरह से होती है, तो उसका इम्पैक्ट कीमत पे ही आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली लॉसेस हम उसको टैक्सेस के जरिए अच्छा, कवर इस करते हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस का इम्पैक्ट भी इसी पे आगे यस बढ़ता है। तो वो चीज़ें पर हमारा तकरीबन 2100 अरब रुपए हो गया हमारा जो सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट ठीक है है ना। तो ये सारे मामलात जो हैं ये हमारी अपनी निशानदही करते हैं, मिसमैनेजमेंट की कह बिल्कुल लें ठीक है। या लैक ऑफ गवर्नेंस की कह लें। तो ये चीज़ें जो है अगर हम ये ठीक कर लें तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फिर इंटरनेशनली कंपेटेबल कम्पीट हो कर जाएगी या सकेंगे एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे जो कुछ पिक्यूलियर उसमें जो हैं अपने सर्कमस्टांसेस, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होती है। हाई है बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम दुरुस्त कर लें, अपने रवैये भी ठीक कर लें, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो अब बात यह है कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी फिर एक दफ़ा परेशान हो गई। अब ये गैस का झटका गवर्नमेंट ने दिया, बिल्कुल साथ ही अब ये झटका नया जो है अब कीमत में इजाफे का है। जी फिर अब आज शायद नया नोटिफिकेशन आना है जिसमें वो दोबारा उसकी पेट्रोलियम की प्राइसेस प्राइसेस को इंक्रीज जब होंगी। रिवाइज करेंगे हाँ, यस अच्छा, पेट्रोलियम प्राइसेस अगर इंटरनेशनली जैसे इंक्रीज होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी ही हो जाए तो बिल्कुल ठीक ठीक है। है। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ फिर पेट्रोलियम लेवी, फिर उसमें सेल्स टैक्स और उसमें ऐसा ही कई है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड ऑन हो के फिर वो हमारी प्राइसेस जो हैं वो खासी ज़्यादा बढ़ जाती हैं यस इंटरनेशनल यस मार्केट से। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है, इसलिए कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, हमारी कौम एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्स देती है, तो गवर्नमेंट को फिर उस दर से भी हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता ऐसा है ही टैक्स को। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हमारे बुनियादी चीज़ें ठीक हो जाएं बिल्कुल तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि हम फिर एक स्मूथ सेलिंग पे डायरेक्शन हमारी फिर चल सही हो पड़ेंगे। सकती है, दैट इज मेन प्रॉब्लम। नुमन अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे एक लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, कहते हैं देखिए डेट ओरिएंटेड इकोनॉमी आपकी है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ इतनी सारी हैं, अब क्योंकि एक ऐसा विशेष सर्कल बन गया है कि वहाँ से पेमेंट आएगी, फिर आपको उसके लिए फर्दर बोरो करना पड़ेगा, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा, फिर उनसे पैसे लेने पड़ेंगे, फिर वो आप चुकाएंगे, देन आपके पास जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतना आपने पाइल ऑन कर दिया कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे? और फिर जैसे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी, ये तो फिर अगले फेज़ में आएगा ना। अब इसमें मियाँ साहब ने निशानदेही की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी, आपका पावर टैरिफ आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा, देन सो मेनी अदर चैलेंजेस कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपमेंट करना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। ये बताएं कैसे सॉल्व होगा जो डेट लाइबिलिटीज़ का इशू है इसको। एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है ना, यस वो एक कंग्लोमरेट करके हर चीज़ को अपने एक बजट में ले लेती है। राइट राइट अब लेट्स से कि गवर्नमेंट ने बोरो किया फॉर ऑरेंज लाइन, तो ऑरेंज लाइन का जो टेक्निकली होना ये चाहिए कि जो ऑरेंज लाइन का डेट है वो ऑरेंज लाइन की कंपनी में पार्क होना चाहिए। राइट ऑरेंज लाइन शुड जनरेट रेवेन्यूज एंड पे द डेट ऑफ। इसी तरह हर प्रोजेक्ट इसी तरह करना चाहिए। राइट अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स हुआ ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने लोन्स हम अपनी बैलेंस शीट पे ले लिए, इनकम भी अपनी बैलेंस शीट पे ली है। ऐसा ही अब उससे आपने जो है ना वो बजट का हुजूम बढ़ा दिया है, जिसको मैनेज करने के लिए आपको ओवरहेड्स बढ़ाने पड़ गए। ऐसा ही एट द एंड ऑफ द डे इनकम वही है जो एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, और वही कंपनीज जो हैं वो अपना डेट रीफाइनेंस करती रहेंगी, एंड द गवर्नमेंट विल ओनली इंटरफियर व्हेन देयर
सॉवरेन गारंटीज आर कॉल्ड इन, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो एक सेकंड लेयर होगी व्हेन दे गो टू द गवर्नमेंट, व्हेन द कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डेट मैनेजमेंट का जो ऑफिस है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो ये प्रोजेक्ट लोन्स को ही रीफाइनेंस करने में और रोल ओवर करने में लगी रहती है। और होता क्या इन दी एंड कि वो बजटरी सपोर्ट के लिए जो ना वो एक साथ लोन ले लेती है टू मीट डेट ऑब्लिगेशंस, और वो एंड द होल बजट गेट्स कॉन्वुलेटेड। यू डोंट नो कि क्या कहाँ सर है कहाँ टेल है। ये ऐसा ही हो रहा है। इसको सबसे पहले हमने जो ना वो डेट को जो भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं या स्टेट ओन्ड यूटिलिटीज़ हैं उसके अंदर पार्क करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब तक वो पार्क नहीं होंगी, जैसे अगर NHA है, NHA का डेट है तो NHA में पार्क होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर मैरिटाइम अफेयर्स का डेट है और मैरिटाइम अफेयर्स में सब एक्सचेकर के पास है आप लायबिलिटीज। सब फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री में पार्क करके आपने जो ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक बहुत बड़ा, एक तो हुजूम उसका बहुत बड़ा कर दिया है। सेकेंडली टैक्सेस से आपकी मेजर जो रीपेमेंट्स है वो डेट की हो रही होती हैं, और डोमेस्टिक डेट बहुत ज़्यादा आपने लिया हुआ है फॉर बजटरी सपोर्ट। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ डिसीजन वेयर इट हैज़ टू पेयर डाउन दैट डेट। देयर आर टू वेज वी कैन गेट आउट ऑफ दिस क्वागमायर। या तो हम GNP, हम ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज ले आएँ हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। और ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीजेज आए। यस। तो उसमें तो यह है कि आप जो ना वो आपका परसेंटेज ऑफ GNP के हिसाब से आपका डेट जो ना मैनेज हो जाएगा, या हम डेट पे डाउन करें। वही। प्रीवियस गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट दुनिया में हैं, उन सब ने जो ना वो ग्रोथ लेड प्रोग्राम से इस डेट ट्रैप से निकले। ऐसा ही। लेकिन IMF कहता है कि नहीं, आप डेट पे डाउन करके जो ना वो इस क्वागमायर से निकलें। ऐसा ही। That approach has never worked in the past. It has stabilized the government, it has stabilized the economy, but then to get out of this mess, you have to go for growth. बिल्कुल ठीक है। अब आपका IMF का प्रोग्राम जब शुरू होता है तो जब ग्रोथ स्टेज से पहले ही हम IMF के प्रोग्राम से फॉल्टर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ स्टेबलाइजेशन के बाद ग्रोथ आनी चाहिए, वो ग्रोथ तक हम पहुंचते ही हमारी नहीं तो कंसिडरेशन में कभी नहीं है। लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि IMF के प्लान में रहते हुए ग्रोथ कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये तो समझाएं। नहीं सर, ये बहुत ईजी है। अच्छा, लोग समझते नहीं है। IMF का जो प्रोग्राम होता है ना वो 3 या 4 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है। जो उसका 5 साल का प्रोग्राम होता है उसमें होता ये है कि 2 years ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है, 2 years ऑफ ईजिंग होती है, एंड देन पे ग्रोथ होता है। लेकिन हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर ही नहीं पाती कि वो 4th ईयर या 3rd ईयर तक पहुंचे। एग्जैक्टली। इसाक डार साहब भी फेल हो गए, उससे पहले हफीज शेख साहब थे वो भी फेल हो गए, उससे पहले शौकत अजीज साहब थे वो भी फेल हो गए। और वो और होता क्या है कि हमारे यहाँ 4th ईयर या 5th ईयर में इलेक्शन आ जाता है, ऐसा ही। उसमें उन्होंने ग्रोथ दिखानी होती है। वो ग्रोथ एक ही तरीके से पॉसिबल होती है, वो होती है कंज्यूमर लेड ग्रोथ, जिसमें हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है, और जो हुकूमत आती है वो एक बहुत ही लेजेंडरी बजट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरिट करती है। ऐसा ही है। बिकॉज हम ग्रोथ रिलीफ भी देना होता है ना, एक तो ये भी तो उसमें एस्पेक्ट होता है ना कि फिर आपको डिलीवर करने का टाइम होता है वो लास्ट ईयर में आप जो ना जब वो ईजिंग करके आप जो ना वो ग्रोथ लेकर आते हैं तो ग्रोथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाती है, और उसके अंदर होता ये है कि आपकी जो है इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और एवरी मतलब इट्स नॉट अ पैटर्न दैट इज़ नाउ 2007 the same pattern happened, 2012 same thing happened, 2018 the same thing happened. It's not like we are rewriting the book, we are reading the same book again and again. over and again. बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सब ये तो बड़ा आसान सा रास्ता बता दिया। देखिए पूरी दुनिया में अब प्राइवेट जो सेक्टर होता है ना वो आपके लिए एक मिसाल होता है। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी एंटिटीज़ पाकिस्तान में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी रही है हर शोबे के अंदर। आप देख ले टारगेट ओरिएंटेड आपके पास जो है ना वो होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए। PCPIA को दें, रेलवेज़ को दें, जितनी भी SOEs हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जितनी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, भी नुमान ने कहा कि मसला तो बड़ा आसान है। अब उनके यहाँ जो करप्शन हो रही है, स्टाफ ओवरबर्डन है, ये सब कुछ है, गवर्नमेंट ओन कर लेती है, फिर उसको इनहेरिट करती है, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, फिर मसला जूं का तू रहता है। इस मसले को कैसे करेंगे? ये तो गवर्नेंस का मसला है ना, ये तो आप मानिए कि आपकी गवर्नेंस का इशू है, तभी तो हम मसला नहीं रिजॉल्व हो रहा है। ये है कि ये हमारे यहाँ 2 इश्यूज हैं। जी जी। नुमान साहब ने जो बात की जी जी। अब वो पिछले 10, 15, 20 साल जो हमारे गुजरे ना, उसमें गवर्नमेंट्स को, कोई भी गवर्नमेंट हो, इन्होंने सारी गवर्नमेंट्स के नाम लिए, कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें इनको जगलरी करनी ज़रूरी थी। वो जगलरी करनी इसलिए ज़रूरी थी कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही नहीं सकती थी, बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वर्स्ट सिचुएशन। जब ये चीज़ें हैं नहीं तो बनाएंगे क्या और बेचेंगे क्या? अच्छा, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो डिमांड भी नहीं आएगी। ठीक है।
डिमांड भी नहीं आएगी, बना भी नहीं सकते हैं, सिस्टम ही नहीं है, तो लिहाजा आप वक्त पास कर रहे थे ठीक है, और फिगर्स की जगलरी कर रहे थे। बिल्कुल ठीक ऐसे है ही होता, ना, manipulation जिसको हमारे आम जबान में टोपी घुमाना कहते हैं, यस यस, वो ऐसे हम ही कर था, रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे था। अच्छा, अब जब हम एक स्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, तो अब हमारी इकोनॉमी का जो रियल पोटेंशियल है वो अब निकल के सामने आ रहा है और निकल के और मजीद सामने आएगा। ठीक है, अच्छा, मजीद जो अभी बात हो रही थी कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो लोन लेते हैं या जिनके लिए लोन लिया जाता है, तो वहाँ पे वो लोन इन्वेस्ट करने की बजाय, खर्च करने की बजाय वो इधर उधर भी हो जाता है। ठीक है ना, अब आपकी मेट्रो, अपना पेशावर की मिसाल आपके सामने है, शायद 20 अरब का प्रोजेक्ट था, 80 अरब या 90 गया अरब पे उसको, गया। बिल्कुल। ठीक है ना, तो उसमें नाअहली भी है, उसमें करप्शन भी है। Right, इस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें नाअहली और करप्शन दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो अपनी असल लागत से 4 गुना 5 बढ़ गुना जाता है। जब ज़्यादा कीमत पे चला जाता है, तो उसके सारे तखमीने गलत हो जाते हैं। ऐसा ही, ठीक, ऐसा ही। उसमें उसकी बैलेंस शीट जो है वो सारी आउट हो जाती है, उसका लॉस जो है फिर वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ता है। ठीक है, एंड करना यही होगा गवर्नमेंट भाई। उसका है ना जी रिस्पॉन्सिबल, तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ता है। अच्छा, अगर वो इदारे हमारे प्रॉफिटेबल हों, अभी आपने पाकिस्तान की जो सारी बाकी जो 4-5 कॉरपोरेशन हैं, वो कोई 800-900 अरब रुपया साल का हमारा साइफन करती हैं। ठीक है, और वो टैक्स पेयर की मनी होती है, ऐसा ही। हम टैक्स देते हैं, बिल्कुल। यानी वो पैसे आने के बाद ज़ाया होते हैं। जी, ठीक है, जी। हम बिजली, गैस, जितनी भी चीज़ें ज़ाया करते हैं, पिलफरेज होती है उसमें या लाइन लॉसेस की नज़र होते हैं, जी, तो वो अर्न होने के बाद ज़ाया होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। बिजली बनाने के बाद हम लाइन लॉसेस में ज़ाया कर देते हैं 200 अरब रुपए की बिजली। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये हमारे लॉसेस ना हों और हमारे सारे जो इदारे हैं वो एफिशिएंट हों, जी। जो दुनिया में होते हैं, ठीक है ना, और सेल्फ सफिशिएंट हों, तो फिर उसके नतीजे में वो लॉसेस नहीं होंगे ठीक है, और लोगों को सर्विस भी मिलेगी। अब अगर रेलवे आपकी चल ही नहीं रही ठीक, जी। तो वो सर्विस कहाँ से देगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो अपने डेट कहाँ से क्लियर करेगी? तो इसका मतलब ये है कि रेलवे हो, स्टील मिल हो, ये सारे इदारे जितने भी हैं, मेट्रोज हो, ये सही चलने चाहिए, ये प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को इनका बर्डन टेक ओवर नहीं करना होगा, तो फिर गवर्नमेंट का जो असल काम है, फिर लोगों की फलाह बहबूद पे गवर्नमेंट काम कर बिल्कुल सकेगी। ठीक है, तो असल बात यह है कि हम 800-900 अरब रुपया साल का हमारे जो ये इदारे हैं ये ब्लीड कर रहे हैं बिल्कुल, और ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, इसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं और इसमें ओवर स्टाफिंग के इश्यूज भी हैं, इसमें यूनियन के इश्यूज भी हैं, और इसमें फिर जो ऑलरेडी जो लॉसेस अक्रू हो चुके हैं उनको कहीं सेटल डाउन करने की जरूरत भी है। कि एक इदारा है ही 20 अरब रुपए का, उस पर आपने 90 अरब रुपए लगा दिए, ऐसा ही, तो अब वो बाकी 70 अरब रुपए की जो कॉस्ट ऑफ क्या कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट है, जी। वो तो आपको पे करनी है ना कहीं से। तो या तो वन टाइम गवर्नमेंट वो 70 अरब रुपया टेक ओवर कर ले और उसको कह दिए अब ये 20 अरब है, अब इसके ऊपर आप इसको चलाओ और प्रॉफिट करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक है, अब वहां पे दुनिया का कोई भी बेस्ट सीईओ आप लाके बिठा दें 20 अरब वाले प्रोजेक्ट पे 90 अरब रुपए लगा के और उसे कहीं प्रॉफिट ला के दिखाओ, नहीं तो पहुंच कोई नहीं ला सकता ना। ऐसा ही। तो लिहाजा यही चीज़ हमें स्टील मिल में करनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट सही करनी चाहिए, उसमें जो डेट्स हैं उनको टेक ओवर करे, वंस फॉर ऑल गवर्नमेंट करे, कुछ हल निकाले उसका। तो इस तरह करके ये इदारे जो है अपने पैरों पे खड़े हों Right. और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको चलाया जाए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो सर्विस भी डिलीवर करें Right. और उसके मुताबिक वो अपनी बैलेंस शीटें भी ठीक करें। ठीक है, तो हम ये इस विषय सर्कल से बाहर बाहर आ आ सकेंगे। सकते हैं। और पाकिस्तान की आप इकोनॉमी जो है, जो एक्चुअल पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी है, उसका बड़ा पोटेंशियल ऐसा है। ही। यही वजह है कि 70 साल से हम लोग उसमें मिसमैनेजमेंट भी कर रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस भी कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस भी कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा उसके बावजूद ये इतनी रिजिलियंट है हमारी इकोनॉमी, इतने हमारी पब्लिक रिजिलियंट है Yes. कि वो उसके बावजूद इसको बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान माशाल्लाह फिर पैरों पे खड़ा हो रहा है या हो जाएगा या होने जा रहा है। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हैं, अब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। अब इस गवर्नमेंट ने 3-4 बड़े बड़ी हिमाकतें या ब्लंडर्स किए हैं, Right. जिसमें आपने देखा होगा कि आज से 6-8 महीने पहले गालबन आपको फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी एकदम से, फिर बिल्कुल। आपने वीट का देखा, फिर आपने शुगर का आपने ऐसे ही है, देखा, crisis फिर after अब वीट crisis का है। दोबारा क्राइसिस आने जा रहा है। तो इस तरह गैस का क्राइसिस, तो इस तरह से ये जो क्राइसिस आते हैं ये हमारे मैन मेड अपने खुद के बनाए हुए क्राइसिस हैं और उसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। बहरहाल अब मैं समझता हूँ इवन देन
अब प्राइम मिनिस्टर काफ़ी इन चीज़ों को देख चुके हैं, उनकी टीम भी काफ़ी समझ आ गई होगी अब। ग्रूम होती चली जा रही है और काफ़ी बेहतर लोग भी उन्होंने अब डाले हैं इसमें। फैसल सुल्तान साहब आपके सामने हेल्थ के जो अभी आए हैं, यस, तो इस तरह से अच्छे अच्छे लोग अब इनके पास आ भी रहे हैं। और हफीज़ शेख साहब हैं, एक बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू किया है। आप याद करें साल पहले क्या जी क्राइसिस था, जी जी, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट भी बेहतर हो रही है। रजा बाकर साहब हैं स्टेट बैंक में, आप देखिए कि अभी हमारे पास इस वक्त रिजर्व जो है टोटल मिला के कोई 20 अरब से डॉलर से ऊपर के हो गए, तो बिल्कुल चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही बिल्कुल हैं। ठीक कोविड में इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, इसमें रजा बाकर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर खुद हों, इस सारी इनकी जो टीम है, इन्होंने जिस तरह बेस्ट परफॉर्म किया है कि इमीडिएटली ये लोगों के रेस्क्यू पे आए हैं, बिल्कुल ठीक लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया है। स्टेट बैंक ने बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज दी हैं और तमाम सेगमेंट्स के लिए दी हैं और वही उसी के नतीजे में आज जो आप इसमें बेहतर बैलेंस जो आपको फील नजर हो आ रहा रहा है, है ना exactly। इकोनॉमी, ये ठीक इन्हीं है। पॉलिसियों की वजह से है, उसका क्रेडिट हमें ठीक है देना जी, होगा। चलें इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मियां साहब क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक हैं और बता भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं यकीनन मौजूद, लेकिन चीज़ें अभी बैलेंस नज़र आ रही हैं। वेल, इसके ऊपर मजीद अभी बात करनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी मईशत के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब तक उनके साथ रही है। मियां ज़ाहिद हुसैन, आप देखते रहते हैं प्रोग्राम्स में, हमारे साथ भी इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा, मुख्तलिफ मईशत के अमूर के हवाले से हम उनको ज़हमत देते रहेंगे। नुमान तबानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी। नुमान, एक आम क्वेश्चन, एक आम पाकिस्तानी है, वो पूछता है, एक स्टूडेंट को जब हम जाते हैं, जब उसको एड्रेस करते हैं, वो कहते हैं ये क्या फार्मूला है प्राइवेट सेक्टर के पास कि उनके पास आप देखें, उनकी प्रोडक्टिविटी देखें। लेट्स से एक बच्चा अपनी प्रेजेंटेशन लाया, उसने दिखाया कि आईटी की एक कंपनी टेलीकम्युनिकेशन की टर्नओवर्स उनके 2013 के अंदर कहाँ थे और 2019 में, यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो तो उनके टर्नओवर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जिनके पास सब कुछ है, पीछे गवर्नमेंट बैक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमेशा डिचेस में जा रहे हैं, क्या फॉर्मूला है ये तो समझाएं ज़रा। आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप किसी भी सेक्रेटरी के पास चले जाएं पाकिस्तान में, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी हेड के पास चले जाएं, उसका बिजनेस कार्ड आप देखेंगे ना तो उसके पास जीमेल का अकाउंट होगा, यस यस, उसके बाद याहू का अकाउंट होगा। आज तक गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रलाइज ईमेल सर्वर ही नहीं है। नहीं, बताइए। आज भी हम जो हैं, हमारी मेजर जो ईमेल्स हैं वो इंटरनेशनल फ्री ईमेल सर्विसेज पे हमने होस्ट की हुई हैं। जब तक हमारे गवर्नमेंट के पास अपना खुद का ईमेल सर्वर नहीं है, ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है, मैनेज करने के जो इंटरनेशनल टूल्स सैप वगैरह अवेलेबल हैं वो ही नहीं है, तो आप कैसे उनको मैनेज करेंगे? नहीं कर सकते। इसके अलावा दुनिया में सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली, या ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वो सब डिजिटाइज हो गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ गए। एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल पे आपको रिसीव होता है, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड से एट एनी गिवन टाइम दैट कैन बी वेरीफाइड ऑनलाइन। बिल्कुल ठीक। अभी आपको जना वो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जना यूनिवर्सिटी एक डिग्री देती है, उसके नीचे क्यूआर कोड होता है, वो क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, वो डिग्री उनकी वेबसाइट पे खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगी। ऐसा ही है। सो ऑल डॉक्यूमेंटेशन कैन बी वेरीफाइड थ्रू ब्लॉकचेन। बिल्कुल ठीक। ये टेक्नोलॉजीज आर आउट देयर, दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी चीप। बिल्कुल। The government and the public sector enterprise has still not harnessed that. अब एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेरी आती है कस्टमर से हमारे पास, वो जिस डिपार्टमेंट की होती है उसको फॉरवर्ड हो जाती है,
प्लस सीसी में जो है ना वो उनका सुपरवाइजर, इमीडिएट सुपरवाइजर, उसके ऊपर वाला सुपरवाइजर इज क्लिक्ड ऑन, and if that query is something that warrants attention, within 3 hours it will be sent to the top CEO and the CEO will give clear instruction on how to proceed. बिल्कुल ठीक है। अब यही चीज़ अगर एक क्वेरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती है तो आपने एक TCS करके लेटर भेजा या रिसीविंग कराई, मगर मतलब यहाँ पे एक रिसीविंग होगी SOPs हैं यहाँ ताकि पे, ये exactly. आपको प्रूफ हो कि आपने लेटर जमा कराया। वो डाक में जाएगी, डाक से डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट उसको फॉरवर्ड करेगा अगले दिन Oh, yes. टू दैट डिपार्टमेंट पे, वो डिपार्टमेंट आप फिर उसको परस्यू करेंगे और विद इन 30 डेज अगर बहुत आप जना जल्दी काम मतलब हो आपने गया। बहुत जल्दी काम किया, आपने बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया, आपने कुछ नहीं किया, 30 दिन तक सिर्फ उस डिपार्टमेंट के पीछे लगे रहे, तो 30 डेज में आपके पास शायद एक नामाकूल सा जवाब आ जाएगा जिसके लिए आपको वापस लेटर लिखना पड़ेगा Exactly, ऐसा ही है। ताकि उसको सही करें। तो जब तक गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट एंड दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड विल नॉट वेट फॉर देम टू कैच अप, दे हैव टू कैच अप एंड दे हैव टू इन्वॉल्व प्रोसेसेस दैट आर मार्केट ओरिएंटेड। Yes, yes. अब आप एक बात सोचें कि जना अगर स्टील मिल है, स्टील मिल अगर कोई चीज़ बेचना चाहती है जी, या कोई चीज़ खरीदना चाहती है तो उसके लिए उसको एक टेंडर करना पड़ता है। बिल्कुल दैट टेंडर इज़ अ 45 to 50 डे प्रोसेस, जी, जिसके अंदर कोई भी आदमी, कोई भी डिसग्रंटल्ड आदमी कैन गो टू कोर्ट एंड स्क्रैप द टेंडर। बिल्कुल अब आप देखें HMC को अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो HMC प्रोक्योरमेंट ही 7 महीने में कंप्लीट करता है। यस, उसके सामने अगर आप इत्तेफाक में चले जाते हैं, इत्तेफाक जो है ना वो 6 महीने में आपको डिलीवरी दे देता है शुगर मिल ऐसा की। ही HMC से अगर आप शुगर मिल बनाते हैं तो 7 महीने तक अपनी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट करता है यस, एंड इट डज नॉट हैव द फंड्स टू इट। इत्तेफाक का आप ऑर्डर देते हैं, आप LC खोलते हैं, वो आपको डिलीवर करते हैं, फिर LC इन कैश कराते ये हैं। सारी बात है। तो जब तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डू नॉट वर्क एट द पेस ऑफ द फास्ट पेस पे नहीं है, फास्ट पेस पे जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो अपनी ब्लॉकचेन Rapid ERP, response का exactly time, अब yes. आप देखें कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको अंदर जाने के लिए कम से कम जो है ना वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाएगा। ऐसे ही, आप किसी को कॉल करेंगे, वो आप एक्सेस ही आपने नहीं दिया है किसी को, यस यस, बिल्कुल और आप ये जब समझते हैं कि जो ना वो एक्सेस आप दे देंगे अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उसकी वजह से जो ना वो लोगों का हजूम आ जाएगा। हजूम आ लोगों का जाएगा। हजूम इसलिए आएगा, एक छोटी सी मिसाल आपको, तो नादरा का जो मेगा सेंटर है, रात को 3 बजे वहाँ पे जो ना वो कम से कम जो ना वो 8, आपने भी देखा होगा 800,000 आदमी की लाइन होती है। लाइन होती है। यार एक 800,000 आदमी की अगर लाइन है और मेगा सेंटर पे आपको पता है तो दूसरा मेगा सेंटर खोलने में कितनी क्यों देर नहीं लगती है? बना? Exactly, बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, आपने क्या Yes. किया है कि आपने जो है ना वो अपनी रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए मेगा सेंटर्स बनाए हैं ताकि आपकी कॉस्ट भी कम आए और आप चार्जेस भी डबल ले रहे हैं। सही है, वहाँ पे 1000 रुपीज़ के चार्जेस हैं। तो आप हर जगह जो है ना वो इसी तरह कर रहे हैं कि आप जो है ना वो कंस्ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट्स एक्सेस। अच्छा, ये जो CNIC है ये किसी बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि yes. आप ये करें। बिल्कुल। अच्छा, उसमें फिर होता ये है कि जो है ना वो हर 5 साल बाद आप उसको एक्सपायर भी कर देते हैं ताकि आपको वापस रेवेन्यू मिले। मिलता रहा है, बिल्कुल। जबकि जब तक कोई चीज़ अगर चेंज नहीं हुई है किसी के कवायद में तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? जरूरत क्या है? एग्जैक्टली, मतलब आपने फिंगरप्रिंट्स ले लिए, तस्वीर ले ली, अब उस बंदे ने 5 साल में ऐसा क्या बदल जाना है उसमें Exactly. कि आपने जाना वो उसको कहना नहीं जी आप वापस लाइन में लगे, दोबारा से लाइन में लगे, पूरा प्रोसेस करें। तो आप 10 साल के लिए बना दें, 20 साल। पासपोर्ट का मुझे समझ आ जाता है कि पासपोर्ट के अंदर जाना वो चीज़ें होती हैं, यू हैव टू हैव सम कंट्रोल बिकॉज दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट टेक्स यू आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन CNIC तो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ठीक है। आपने एक बार इशू कर दिया, जब तक उसको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, कि उसने कोई अपने कवायद चेंज कराने हो, व्हाई डू यू वांट टू एक्सपायर इट एंड कम बैक अगेन? अच्छा, वो एक्सपायर होगा तो उसका क्या होगा कि उसकी सिम रिन्यूअल होने से बंद हो जाएगी, उसका अकाउंट बंद हो जाएगा, हर चीज़ बंद हो जाएगी, एक्सेस टू सर्विसेज आप ब्लॉक कर देंगे उसकी। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ अ थिंग दैट आप कब तक जो है ना वो इसी तरह लोगों को तंग करते रहेंगे? ईज देनी होती है लोगों को, मुश्किल नहीं क्रिएट करनी होती। वैसे बहुत सारी चीज़ों की अभी नुमान ने निशानदही की है, बिल्कुल इसके ऊपर तो एक प्रोग्राम एक हो सकता है क्योंकि इश्यूज़ इतने बड़े बड़े ये हो गए हैं। लेकिन अगेन आपसे भी फिर वही सवाल होता है। अब देखें, जैसे अभी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात हो रही थी, बताने लगे वो साहब हमारे पास, वो कहने लगे कि यार यहाँ से ट्रक आपके पास से निकलता है, वो डिस्पैच होता है इधर आपको 40 मिनट्स दूर, अगर उसकी पोर्ट है, अगर उसका डिस्टेंस है, वो ट्रैफिक और जो आपकी जो सड़क ना होने की वजह से वो 2.5 घंटे में पहुँचता है। और पूरी दुनिया में जब हम बेसिक इकोनॉमिक कोई भी थ्योरी पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सबसे पहले पढ़ाते हैं टाइम इज़ मनी। अब हम कैसे इस चीज़ को समझ लें कि आप तरक्की कर सकते हैं जब तक आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा?
मैं आपसे वो बात ही नहीं कर रहा कि $250 बिलियन का मार्क आप क्रॉस करें, आप ये करें, आप अपने टूरिज्म के ज़रिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, वो सारी बात की बात है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपके पास मिसिंग है, तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फरमा। देखें जी, ईपीजी का जो ताल्लुक है पाकिस्तान में, ये एक मिजरी है बिजनेसमैन के लिए। आपने ईपीजी का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। इस कॉन्सेप्ट को आपने लोगों को सेल किया, लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, ऐसा ही, और उसके बाद वो फंस गए। बिल्कुल ऐसा ही। अब बात यह है कि जितने ईपीजीज हैं वो एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कर्स है, एक बड़ी एक मिजरेबल सिचुएशन है। वहाँ पे लोगों की तौहीन की जाती है, लोगों के ऊपर नित नए ज़ाब्ते लगाए जाते हैं, उनको तंग किया जाता है, और मेरा ख्याल है कि गालबन 1-1.5 साल तक उसका कोई सीईओ भी नहीं था। जी, ऐसा ही हुआ। शायद अभी भी है या नहीं मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये कि हमारे पास फेडरेशन में, FPCCI में इनके डेलीगेशन आए, ये अपना 3-4 महीने पहले जी, जी, जी। लोगों ने आके हमें बताया कि जी वहाँ पे लिटरली उनके जो ऑनर्स हैं उनको बुला के उनको इंसल्ट किया गया, उनकी ह्यूमिलिएशन की गई और गलत किस्म के रिमार्क्स पास किए। बात यह है कि और फिर ये कि उनको नोटिस देना रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, एक ज़माने में उनका ये था कि वो अपनी जो 80% प्रोड्यूस है वो पाकिस्तान बेच सकते थे जी, और 20% एक्सपोर्ट कर सकते थे। ऐसा ही। फिर उसको वाइस वर्सा चेंज किया गया कि जब आप 20% पाकिस्तान बेच सकते हैं और 80% आपने कंपलसरी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिनकी वायबिलिटी कुछ इस तरह से थी कि वो अपनी चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, जी, जी। तो उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो गई, वो सारे यूनिट्स जो हैं वो सिक हो गए। राइट। अच्छा, अब बात यह है कि इसी तरीके से फिर वहाँ पैकिंग रीपैकिंग का काम है कि लोग क्या करते हैं, बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं या फिनिश चीज़ें बल्क में मंगवाते हैं, ठीक। उनको पैक करके फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आपका दुबई में अगर आप देखें तो उनके पास पैकिंग रीपैकिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैकिंग रीपैकिंग को एक्सपोर्ट माना ही नहीं जाता, उसको प्रोडक्शन माना ही नहीं जाता, और उन लोगों को स्क्वीज किया जाता है, तंग किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मखसूस ज़हनियत रिफ्लेक्ट करती हैं। इसमें हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक ही रवैया अपना लेना जी। कि हमने लोगों को सपोर्ट करना है। अभी नोमान साहब ने जितनी चीज़ें बताई आपको सारी निटी ग्रिटी में, वो सारी चीज़ें रवैये को इंडिकेट करती है ना, कि हमने लोगों की चूड़ी किस तरह चढ़ानी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ जो हेल्म ऑफ अफेयर पे लोग बैठे हुए होते हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट करने की बजाय उनके जहन में चूड़ी चढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने एक 3D प्रिंटर इम्पोर्ट किया था। जी, जी। अब 3D प्रिंटर जो है और भी बहुत सारे लोगों ने इम्पोर्ट किया। बिल्कुल। अब पता ये चला कि जी वो उसकी इम्पोर्ट बैन है और कस्टम वाले उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है। अब उसके लिए उनको चाहिए थी मिनिस्ट्री इंटीरियर की परमिशन। उन्होंने मिनिस्ट्री इंटीरियर को उन्होंने भी लिख दिया, हमने भी लिख दिया कि जी, इसकी परमिशन दी जाए। उनके पास कोई उसकी पॉलिसी नहीं थी बनी हुई। उन्होंने उसके लिए पॉलिसी बनाई, उनको कुछ इदारों से लेनी पड़ती है उसके लिए क्लियरेंस वगैरह, सिक्योरिटी। जी। उस पॉलिसी बनने में 1 साल लग गया। फिर वो पॉलिसी बन गई कि हाँ जी ठीक है, अब ये पॉलिसी बन गई और इस पैरामीटर्स पे ये जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं इनको रिलीज करें और आइंदा भी आने दें। बिल्कुल ठीक है। अब 3D प्रिंटर दुनिया में जदीद टूल है जो आपको इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं उसमें। अच्छा, अब कस्टम वालों ने कहा, अब मिनिस्ट्री इंटीरियर का लेटर आ गया कि हाँ जी ये पॉलिसी बन गई और वो इनको तो आप मिल गया है, रिलीज ठीक है। कर दें। अब वो लेटर वैलिड है या नहीं, यानी नकली तो नहीं है। उस लेटर की वेरिफिकेशन के लिए कस्टम वालों ने अक्टूबर में मिनिस्ट्री इंटीरियर को लिखा कि ये लेटर वेरीफाई कर दीजिए कि लेटर ओरिजिनल है, आपके यहाँ से इशू है। अक्टूबर से लेके और आज फरवरी हो गई, जी। ठीक है। अभी तक हम मेरे ख्याल में दर्जनों रिमाइंडर उन्हें भेज चुके हैं, हाय हाय। अभी तक उसकी वो वहाँ से उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करके नहीं भेजी। और दर्जनों टेलीफोन कर चुके हैं, दर्जनों व्हाट्सएप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब ये हेल्म ऑफ अफेयर्स होंगे तो कहाँ की इकॉनमी, कहाँ की फैसिलिटेशन, Exactly. कहाँ की सपोर्ट, कहाँ का आप ease बात of यह है doing कि आप ये देखें ना कि आपने किस माइंडसेट के लोग आपने गवर्नमेंट में बिठाए हुए हैं, मिनिस्ट्री में बिठाए हुए हैं। क्या उनके कोई ऐसे टेस्ट होते हैं कि उन्होंने कोई काम आया तो कितनी देर में उस काम को कर दिया? जैसे वो कह रहे हैं कि जी 3 घंटे में कंपनी में जो भी कोई क्वेरी आती है 3 घंटे में उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। हमारे यहाँ क्या कोई ऐसा इनबॉक्स और आउटबॉक्स का कोई सिस्टम है, No. कोई मैकेनिज्म है कि जी आप एक अफसर के पास एक चीज़ आएगी
तो उसने कितने मिनट्स में या कितने आवर्स में या उसको उस चीज़ को उसने उसके ऊपर एक्शन लेना है। लेना है, तो बिल्कुल बात ठीक यह है कि ये इस तरह से जब तक कोई सिस्टम्स नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक तो अकाउंटेबिलिटी हुआ है ना जो नैप करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो काम चल रहे थे वो भी रोकने शुरू कर दिए। मॉनेटरी अफेयर्स देख रहे हैं ना, हाँ, वो तो वहाँ तो पे वो जो corruption- चीज़ों को रोकने वाली अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी बजाय चीज़ों को चलाने वाली अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बहुत अच्छी बात। कि जिसमें चीज़ें चलें, अपने स्विंग में आए, अपनी रफ्तार में आए, ताकि हम दुनिया की स्पीड का मुकाबला करें। सही। दूसरी एक चीज़ ये है कि आजकल मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए, दुनिया एक नए ट्रेंड पे आई है। वो आ गए हैं अभी डिजिटल इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक के है, ऊपर। वो आ गए हैं ई कॉमर्स पे, वो डिजिटल ट्रेडिंग पे आ गए हैं। ठीक है, ऐसा ही। हमारे यहाँ हमारे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, वो खुद अपने उसके ऊपर वो आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ में आएँ और अपने एक्सेल करें। और हमारी बहुत सारी कंपनियां, स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं और ख़ुद अपनी उसके ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल। विल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या कोई सपोर्ट करने का कोई हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल। क्या हमने उसको चैनलाइज किया है? क्या हमने उसको कोई फैसिलिटेट किया है? अगर छोटी छोटी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाएं, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो पेपैल के जरिए आपकी पेमेंट आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही। क्या हमने उसको कोई मैकेनिज्म, कोई टूल, कोई चीज़ बनाई है? नहीं। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम बना दें और चीज़ों लोगों को फैसिलिटेट करें तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान में 1-2-1.5 करोड़ बच्चा जो है वो फौरन इस चीज़ के ऊपर स्विच कर जाएगा, बिल्कुल। और हर बच्चा बच्ची जो है वो शाम तक $100 कमाने वाले बनेंगे। ऐसा ही हो, तो बिल्कुल आप। पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस का मसला भी हल होगा, जी। यानी फॉरेन एक्सचेंज का मसला भी हल होगा, बिल्कुल। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गुर्बत भी दूर होगी। तो ये जितने भी दुनिया में आप, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ आप इन्वेंट कर लें, बिल्कुल ऐसा ही। री इन्वेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि दुनिया में जो सक्सेस स्टोरीज हैं कि लोग पैसे और Replicate कर रहे हैं लाइवलीहुड आप और अर्निंग्स कैसे कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप देखिए, नकाली तो कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? रेप्लिकेट करना है हाँ, आपने, एक तो मिनिस्ट्री invention बना भी दीजिए कि जनाब वो दुनिया की सक्सेस स्टोरीज जो है उनको लेके यहाँ रेप्लिकेट करते जाए। बिल्कुल ठीक है ठीक ना, एक कोई ऐसा इदारा बना दीजिए, वो चीज़ें लाएं, उसको सूरत और तेज़ी के साथ उन चीज़ों को यहाँ पे Implement इम्प्लीमेंट करें, एनफोर्स करें, फैसिलिटेट बिल्कुल करें। ठीक है। आप देख लें कि दूसरे मुल्कों में उसके लिए क्या किया जाता है, इस काम के लिए वही चीज़ यहाँ भी शुरू कर बिल्कुल दीजिए। ठीक और इस तरीके से जब आप प्रमोशन शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान में एक तो यूथ बल्ज है हमारे पास, ठीक है, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उनको एक डायरेक्शन दें, चैनलाइज करें, तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव साइड के ऊपर आएंगे। फिर ये कि एक चीज़ है कि लोग एज ए यूनिट, एज इंडिविजुअल जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, इकोनॉमिकली बिल्कुल ठीक खुशहाल होंगे, प्रॉस्पर होंगे, अपनी इनकम खुद जनरेट कर रहे होंगे, Yes. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ेगा, आपको टारगेट भी मीट कर लेंगे आपके आप टारगेट अपने होंगे, आपको रेवेन्यू भी मिलने शुरू हो जाएंगे। केक साइज बढ़ाए ना, अब Right. आप केक साइज को छोटा करते हैं और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती करते हैं, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, तो उसके नतीजे में लोग जो हैं वो फिर रिबिलियस होते हैं ना। ऐसा ही है। तो उसको करने की बजाय लोगों को मोटिवेट करने वाली पॉलिसी अप्रोच ही होनी चाहिए। नंबर लास्टली आप एक मिनट आपको EPZ का अंदर बताऊं, दुनिया के अंदर जितने EPZs हैं, फ्री जोन कंपनीज हैं, आपको ये पता होगा, दे आर मोर ऑफ अ ट्रेडिंग एस्टेट। अगर लेट से कि फ्री जोन के अंदर 100 मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं तो 1000 उसके अंदर ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती हैं। The reason is कि for vibrancy in the ecosystem, to create a vibrancy in the ecosystem, you need EPZ के अंदर जो ये फ्री जोन का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर होता है कि ट्रेडिंग कंपनीज भी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी होंगी और सर्विस कंपनीज भी होंगी। ये तीनों मिला के जो है ना का जो इकोसिस्टम बनेगा, उससे जो है ना वो एक्सपोर्ट्स आपकी भी बढ़ेंगी और ट्रेडिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। वैल्यू एडिशन इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन अ फ्री जोन। और फ्री जोन कंपनीज दुनिया की टैक्स पॉलिसीज जो होती हैं ना, उसको एक्सप्लॉइट करती हैं। यस। अब उसके लिए आप अगर आप नहीं करेंगे, आप ये सेटअप नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो दुबई है, ओमान है, बहरीन है, हमारे जो शीशोर है उससे लगते हुए 8 ऐसे ममालिक हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल है। आपने नहीं की, आप लूज़र हैं। बल्कि अगर आप दुबई वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो यू हैव एन आउटलेट कि आप ईरान को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं फ्री जोन में काम करता हूँ तो मेरा टारगेट मार्केट इज़ मिडिल ईस्ट एंड इज़ अफ्रीका।
तो ये तो परफेक्ट इकोनॉमी का जो हाइपोथेसिस है, ये उसके बारे में जो है वो चीज़ उससे रिफ्लेक्ट होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी तो यहाँ बड़े बेसिक इश्यूज हैं, उसके ऊपर काम करना है। चलें, ये तो इसके ऊपर एक डिबेट और हो जाएगी कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट NEPCs के अंदर अट्रैक्ट करने की बात हो रही थी, वो मुमकिन नहीं है। हमारे पास जो हालात है ना सर, एटीट्यूड की भी तो प्रॉब्लम है सर, ये भी तो एक बड़ा मसला है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। EPCs को जैसे अभी आप कंक्लूड कर रहे थे कि जहाँ पे परफेक्टली चीज़ें डिफाइन है ना, वहाँ तो इस तरह एग्जीक्यूशन हो सकती है, लेकिन आपके यहाँ तो अभी NIC का झगड़ा है और फिर अच्छा आखिरी मिनट के लिए वो कह रहे हैं। अब मसला ये, मैं इसके ऊपर एक और प्रोग्राम रखूंगा जिसमें बात करेंगे कैसे मुमकिन होता है अमेरिका कनाडा में कोई कंपनी या बिजनेस कमेंस करने के लिए जाते हैं। मियां साहब, एज यू नो, आप भी तो जानते हैं, अब तो सेलफोन के ज़रिए आप सारे प्रोसीजर्स को गो थ्रू कर लें और अगले दिन आप कमेंट्स कर लें, इनिशिएट कर लें। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इस विंडो से उस विंडो और उस विंडो से तीसरा, हम तो यहाँ वन विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मटेरियलाइज हो सकेगा या नहीं, लास्टली ये बता दें। नहीं, SCCP का जहाँ तक ताल्लुक है, SCCP ने पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में आमिर ने और फ़ारूक ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। और आज अगर आप कंपनी बनाने जाते हैं तो इट्स अ फेयरली इजी प्रोसेस एंड वेरी फास्ट। और जैसे आप कंपनी बनाएंगे, आपकी FBI की रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो राइट नाउ आई थिंक SCCP इज़ इन द राइट डायरेक्शन। और स्टेट बैंक, अगेन स्टेट बैंक भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लेके आ रहा है। State Bank and SCCP are ahead of the time. The rest of the government is very behind. या तो SCCP और SBP का जिस तरह की से मैनेजमेंट है, इस तरह की मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में ले हैं, या जो है ना वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हर डिपार्टमेंट को आप जो है ना वो कर दें। केस इन पॉइंट इज़, अभी जो है ना वो LDA में हमारे SM मुनीर साहब के साहबजादे को उन्होंने चेयरमैन बनाया। LDA के अंदर जो है ना राइट ना इन द लास्ट 1 year मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है। LDA has now become a developer-friendly, developer-centric organization. एंड आप लाहौर में अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे जिस तरीके से लॉन्च हो रहे हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, यू विल सी दैट लाहौर विल बी अहेड ऑफ द कर्व एज अपोज टू द होल ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन पुट ऑन। बंदा वो आ गया, ठीक है, सही बंदा लगा देंगे, मसला हो जाए। बात कर लें, EPC में आपको प्रोफेशनल लगाना चाहिए, सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेम आदमी लगाना चाहिए, जो वर्ल्ड मार्केट का आदमी हो, समझता हो, बैठा हो, जो इन सारी चीजों को, उसने वर्ल्ड ट्रेडिंग करनी है ना, exactly. लोकल नहीं करनी, तो उसके लिए एक्सपोजर जिसका हो ना पूरी दुनिया के अंदर। नमन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका मियां साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप दोनों ने यहाँ पे टाइम दिया। बड़ी काम की बात है, आज जो है वो सीखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं अब उनको भी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आम आदमी तक बात पहुँचाई जाए और उनको ये समझाया जाए कि आपकी जो इकोनॉमी में जो फ्लॉज हैं इनको कैसे दूर किया जाएगा। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आगे एक और हमारी नशिस्त होगी जिसमें तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी हमारी बात इंशाल्लाह होती रहेगी। यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त लेने का वक्त है, तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।